नमस्कार। आप सभी का बायजूस आईएएस हिंदी में बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम 8 जून 2021 को द हिंदू समाचार पत्र में प्रकाशित प्रमुख समाचारों और आलेखों का विश्लेषण करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास के मुख्य विषय कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डॉट्स रणनीति, उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य और कोविड-19, मानसून और कृषि, छात्रों की सुरक्षा, फिर वैक्सीनेशन की राह, उसके बाद क्वाड और चीन, और सबसे अंत में हम देखेंगे मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न और इसके उत्तरों को लिखने का तरीका। पूरी क्लास का फायदा उठाने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहिए और शुरुआत करते हैं पहले विषय से, डॉट्स रणनीति। इस समाचार को पेज संख्या 6 से लिया गया है। GS3 साइंस एंड टेक के साथ में आप जोड़ सकते हैं इसको, या मानव संसाधन वाले खंड के साथ में भी आप इसको जोड़ सकते हैं। कनेक्टिंग द डॉट्स टू मिटिगेट अ थर्ड वेव। चर्चा में क्यों है सारा विषय? दरअसल दूसरी लहर में हमने 4 लाख केस प्रतिदिन देखे। 1-2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि दूसरी लहर कमजोर होती हुई दिख रही है। अगर हम लोग आज की बात करें तो जो कुल मामले हैं वो करीब 1 लाख से कम दिखे हैं। तीसरी लहर के बारे में लगातार एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए बहुत अधिक संक्रामक और खतरनाक रहने वाली है। इस संबंध में हमें निश्चित रूप से अपनी तैयारियों को मजबूत करना होगा ताकि हम वो हालात ना देखें, वो अव्यवस्था ना देखें जो हमने दूसरी लहर में देखी, और ना जाने कितने लोगों ने अपने सगे संबंधियों को सिर्फ अव्यवस्था के कारण खो दिया। लेखक ऐसे में हमारे सामने डॉट्स रणनीति के प्रयोग का सुझाव रखते हैं। अब यह रणनीति क्या है इसको हम देखेंगे, लेकिन इस रणनीति से जुड़ा हुआ एक बड़ा विषय होता है प्रजनन संख्या। और जो प्रजनन संख्या होती है जिसे हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये डॉट्स रणनीति के साथ में कनेक्ट करता है। दरअसल महामारी विज्ञान के अंदर में प्रजनन संख्या को कम रखने का हमेशा प्रयास किया जाता है। प्रजनन संख्या क्या होती है? यह एक संक्रमित व्यक्ति से उत्पन्न होने वाले नए संक्रमणों की औसत संख्या कहलाती है। हालांकि महामारी की अलग अलग अवस्थाओं के दौरान यह बदलता रहता है। जैसे जब R 1 से अधिक होता है तो संक्रमित व्यक्ति औसतन 1 से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित करते हैं। तो अब आप कॉमन सेंस लगा लीजिए कि अगर 1 से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित करेंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण में एक रफ्तार देखी जाएगी। हालांकि जब R 1 से कम होता है तो मामलों में गिरावट देखी जाती है। और ये जो R है, रिप्रोडक्शन रेट, 4 कारकों पर निर्भर करता है जिन्हें संक्षेप में डॉट्स के द्वारा कहा जाता है। अब इस डॉट्स के अंदर में D का मतलब है ड्यूरेशन, दैट इज संक्रमण की अवधि कितनी है, कम है, ज्यादा है। अपॉर्चुनिटीज O को रिप्रेजेंट करता है, इसका अर्थ है कि संक्रमण को फैलाने वाली घटनाएं या अवसर। T का मतलब है ट्रांसमिशन, कि अगर अवसर मिला संक्रमण को फैलने के लिए तो कितना संक्रमण फैला। और इसके बाद S का मतलब है ससेप्टिबिलिटी, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जनसंख्या में जो कि इस संचरण के लिए, संक्रमण के लिए संवेदनशील रहने वाले हैं। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है संवेदनशील व्यक्ति, अर्थात ऐसे लोग जिनमें एंटीबॉडीज कम होती हैं या उनकी जो इम्यूनिटी होती है, उनका इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर होता है। और इसके लिए, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कितने लोगों के अंदर में एंटीबॉडीज हैं, सरकार समय समय पर सेरो सर्वे कराती है। सेरो सर्वे के माध्यम से इस बात की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कितने लोगों के अंदर में एंटीबॉडी मौजूद है कि अगर उनके ऊपर में कोरोना वायरस का आक्रमण होता है, उससे संक्रमित होते हैं, तो वो उससे लड़ पाएंगे। और जो हालिया आंकड़े हैं वो बताते हैं कि लगभग 25% आबादी के अंदर में एंटीबॉडी मौजूद है। अब यहां पर लेखक कहते हैं कि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को बढ़ा करके इस संवेदनशीलता को, ससेप्टिबिलिटी को कम किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक आंकड़ा हमारे सामने यह भी है कि टीकाकरण की जो रफ्तार है भारत के अंदर में वो बहुत धीमी है। अगर हम कुल आबादी के अनुसार इसको देखें
तो कुल आबादी के 1% से भी कम लोगों को टीके की 2 खुराकें मिली थी। हालांकि यह आंकड़ा मार्च के अंत तक का है। निश्चित रूप से अब इसमें पिछले 2-2.5 महीने के अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं आया होगा। अब जरा आप एक बात को और समझिए, सरकारी नीतियों के अंदर में कुछ खामियां भी हैं। सरकारें अक्सर टीकाकरण के जो आंकड़े हैं वो करोड़ों के हिसाब से प्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं, संख्या के हिसाब से, और जो इन्फेक्शन के रेट हैं उनको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं। कि दरअसल हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि परसेंटेज में जो फिगर आपको देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। तो संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो परसेंटेज में दिखाए जाते हैं। जिस आबादी का टीकाकरण हो गया है उसके जो आंकड़े हैं वो करोड़ों की तादाद में दिखाए जाते हैं। कई सारे एक्सपर्ट्स जो सांख्यिकी विज्ञान को जानते हैं वो इस बात को इस तरीके से बताते हैं कि सरकारें अक्सर आंकड़ों के साथ में इसी तरह से खिलवाड़ करती हैं और सही पिक्चर पेश नहीं करती हैं। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, दुनिया के अंदर में हमारे यहाँ पर जिन लोगों को टीकाकृत किया गया है उनकी संख्या अगर हम देखेंगे तो वो एक बड़ी तादाद दिखेगी, निश्चित रूप से दिखेगी। लेकिन हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि भारत दुनिया के अंदर में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश है आबादी के संदर्भ में। हमें इस बात को परसेंटेज से देखना पड़ेगा, तब हमें अलग अलग देशों के बीच में एक तुलना करने की जो स्थिति है वो हम समझ पाएंगे कि अमेरिका में उनकी जो टोटल आबादी है उसके कितने प्रतिशत को उन्होंने टीका लगा दिया, ब्रिटेन में उनकी टोटल आबादी के कितने परसेंट को टीका लग गया, दोनों खुराकें मिल गई, और भारत में कितने परसेंटेज को मिल गई। इस तरीके से हमें इन बातों को भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने सही आंकड़े हमारे पास होंगे हम उतनी अच्छी रणनीति बना पाएंगे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रांसमिशन की जब बात करते हैं तो यहां पर लेखक कहते हैं कोरोना वायरस की जब पहली लहर आई और थोड़ा सा वो कमजोर पड़ी तो अचानक से लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग कम हो गई, लोगों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया, बाजार फिर से खुल गए और ऐसे में सुपर स्प्रेडिंग की घटनाएं हुई। दरअसल सुपर स्प्रेडिंग घटनाओं का मतलब स्टूडेंट्स ऐसी घटनाओं से होता है जहां पर कम संख्या में संक्रमित व्यक्ति अधिक लोगों को संक्रमित कर देते हैं। जैसे कुछ राज्यों के अंदर में सर्वे किया गया तो वहां यह मालूम चला कि बाजारों वगैरह के माध्यम से 5% संक्रमित व्यक्ति, इनमें से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनमें इस महामारी का कोई सिम्टम ही नहीं होगा, लेकिन वो दूसरे लोगों तक बीमारी फैला देते हैं। इन 5% लोगों ने 80% लोगों को संक्रमित किया। तो आप समझ सकते हैं यहां से कि किस तरीके से अगर वैक्सीनेशन मिल भी जाता है, हो भी जाता है, तो हमें अभी एक लंबे समय तक सोशल डिस्टेंसिंग को बना करके रखना पड़ेगा, इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगला विषय है इसमें ट्रांसमिशन का। हालांकि लेखक कहते हैं कि ट्रांसमिशन कब किस दौर में किस तरीके से होता है अभी इस बारे में बहुत अच्छे आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर मास्क वगैरह का प्रयोग किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो किया जाए, सुपर स्प्रेडिंग घटनाओं से दूर रहा जाए, तो निश्चित रूप से हम ट्रांसमिशन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इस वायरस के जो नए नए वर्जन सामने आ रहे हैं, नए नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं, जैसे अगर हम अभी भारत के अंदर में पाए गए डेल्टा वर्जन की बात करें, जिसे B16172 भी कहा जाता है और WHO के नई गाइडलाइंस के मुताबिक इसे डेल्टा नाम दिया गया है, तो यह बहुत अधिक संक्रामक है। कुछ अन्य जो नए म्यूटेंट्स हैं वहां पर इस बात को भी देखा गया है कि जो संक्रमण की अवधि है वो थोड़ी लंबी हो जा रही है। अब यहां पर तीसरी लहर से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, तो लेखक कहते हैं एक तो सीरो सर्वे की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए ताकि हमें यह मालूम रहे किस क्षेत्र के अंदर में कितने लोगों के अंदर में एंटीबॉडीज मौजूद हैं इस वायरस से लड़ने के लिए। इसके अलावा डॉट्स रणनीति का प्रभावी तौर से क्रियान्वयन किया जाए, क्योंकि इसके अंदर में जो 4 बिंदु हैं अगर हम इनको 0 की तरफ लेकर के जाते हैं तो निश्चित रूप से जो R है उसकी जो मात्रा है, उसका जो अमाउंट है वो निश्चित रूप से घटेगा, और अगर R घटेगा तो संक्रमण भी घटेगा। इसके अलावा मास्क का प्रयोग बढ़ाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, सुलभ बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेट हो सके। इसके साथ साथ में बांग्लादेश के अंदर से एक शोध सामने आया। बांग्लादेश के अंदर में बड़ी घनी आबादी है कि अगर वेंटिलेशन, हवा के पारगमन की बेहतर व्यवस्थाएं रहती हैं तो भी
कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाया जा सकता है। हमारा अगला समाचार पेज संख्या 7 से लिया गया है। GS2 गवर्नेंस के साथ में इसको हम लोग जोड़ लेंगे। टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्गर मेंटल हेल्थ पॉलिसी। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कई सारे विकासशील देशों में, और अगर हम बात करें हमारे भारत देश की, तो मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बातचीत करना अभी भी प्रतिबंधित विषयों में गिना जाता है। और अगर किसी व्यक्ति से मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कोई हिम्मत करके बात कर भी ले, तो लोग इस तरीके से दिखाना शुरू कर देते हैं कि अच्छा हम पागल है क्या। इस तरह के रवैये को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास WHO के जो आंकड़े हैं, अन्य संगठनों के जो आंकड़े हैं, वो बहुत गंभीर जानकारियां हमारे सामने रखते हैं। इसी संदर्भ में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। WHO की अगर हम रिपोर्ट की माने, तो गंभीर मानसिक विकारों वाले रोगियों की जो जीवन प्रत्याशा है, मतलब कि उनके जीवन की जो कुल अवधि है, उसमें 10 से 25 साल की कमी आ जाती है। और अगर हम बात करें कोविड-19 महामारी की, तो इसने सामाजिक ताने बाने को बहुत गहराई से प्रभावित किया है, और बड़ी तादाद में ऐसे लोग उभर करके सामने आए हैं जिन्हें इन मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ा है। पिछले साल यह विषय बहुत चर्चा में आया था, जब अभिनेता सुशांत राजपूत के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। और अगर हम मानसिक बीमारियां और आत्महत्या के आंकड़ों को जोड़ करके अभी देखेंगे, तो वहां पर भी कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके पहले हम लोग जरा कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल इलनेस के मुताबिक जो मेंटल इलनेस है, वो एक प्रकार की ऐसी अवस्था होती है जब व्यक्ति के सोचने की क्षमता, उसकी भावनाएं, या उसका जो दिमाग है, मस्तिष्क की जो स्थिति है, उसमें बड़ी तेजी से बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर में जो सबसे कॉमन प्रकार के टाइप्स हैं, उसमें मेजर डिप्रेशन है, एंजाइटी हो सकता है, किसी को घबराहट हो सकती है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, डिमेंशिया भूलने की बीमारी हो सकती है, ऑटिज्म हो सकता है, बोलने में बातचीत करते वक्त शब्दों का लड़खड़ा जाना, एडिक्शन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इंपल्सिव नेचर हो सकता है, सिजोफ्रेनियाक हो सकते हैं। तो ये कुछ खास प्रकार हैं मानसिक विकारों के, जिनसे कोई व्यक्ति ग्रसित हो सकता है किसी में कम मात्रा में हो और किसी में अधिक मात्रा में हो। इनके कॉमन रीजंस क्या क्या है? गरीबी हो सकती है, वंचना हो सकती है, शराब का अत्यधिक सेवन हो सकता है, निरक्षरता, ड्रग्स का अत्यधिक सेवन, तनाव वगैरह हो सकते हैं। और इस तरह के विषय आप लोगों ने कई सारी मूवीज के अंदर में भी देखे होंगे। जैसे एक मूवी आई थी संजू नाम से, तो वहां पर जिस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी दी गई, तो हमने किस प्रकार से देखा कि ड्रग्स की लत की वजह से एक व्यक्ति को अपने जीवन में कितने संघर्ष करने पड़ सकते हैं। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स के अंदर में हम देख सकते हैं कि खाने और सोने की आदतों में बदलाव होना शुरू हो जाता है। कई लोग कम खाना शुरू कर देते हैं और कई लोगों में अधिक खाने की हरकतें भी देखी जाती हैं। कुछ लोगों की नींद घट जाती है, कुछ लोगों की नींद बढ़ जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है सोचने में, सोच अस्पष्ट हो जाती है, लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, कुछ लोगों में अत्यधिक भय को देखा गया। तो ये सिम्टम्स है। इसके अलावा अगर हम उपचारों की बात करें, तो मनोचिकित्सक की सलाह ली जा सकती है, सहयोगियों की मदद से इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, योग की मदद ली जा सकती है। अस्पताल में एडमिट होना तो बड़ी एक्सट्रीम चीज हो जाती है खैर। और अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण प्रिवेंटिव मेजर्स की, एडमिट होने से तो बेहतर है कि प्रिवेंटिव मेजर्स अपना लिए जाएं। वो कहते हैं ना कि अगर खोल लिया होता दिल दोस्तों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता ऑपरेशन थिएटर के अंदर में औजारों के साथ। उत्तम भोजन, शराब और ड्रग्स से दूर रहिए, व्यायाम नियमित रूप से कीजिए, यह बहुत आवश्यक है। कोविड-19 के समय एक्सपर्ट्स लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि जैसे बच्चे लगातार घरों के अंदर में हैं, खेलने को नहीं मिल रहा है, व्यायाम वगैरह करें और इससे आपके शरीर के अंदर में बड़े सारे पॉजिटिव हार्मोन्स का उत्सर्जन होता है। पर्याप्त आराम लिया जाए, तनाव से दूर रहा जाए। देखिए, समस्या अगर आती है तो अपने आप से केवल एक सवाल पूछें कि क्या इस समस्या का समाधान आपके पास है? क्या यह समस्या आपकी वजह से पैदा हुई है? अगर आप काबू कर सकते हैं तो ठीक है,
नहीं तो हमारे जीवन में अधिकांश समस्याएं तो वो होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण होता ही नहीं है। जब आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हैं? टेंशन को बाय बाय बोलिए। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी बात है समस्या को साझा करना, जो मैंने अभी बताया है। अब आपके दोस्तों के साथ में आप प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ में कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। प्रॉब्लम शेयर करना एक बहुत अच्छी आदत होती है। दोस्तों के साथ तो समस्या साझा करने से भाई उसके ऐसे ऐसे जबरदस्त समाधान सुझाते हैं कि समस्या के कई बार समाधान तो नहीं निकलता है, लेकिन समस्या को जरूर इंसान भूल जाता है और तनाव से मुक्त हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषय को मैंने उतने ही आराम से, उतने ही हल्के तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको इसके मेजर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं। अब जरा बात करते हैं कुछ अन्य गहरे विषयों की। देखिए, भारत ने 2014 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति को बनाया। 2017 में एक अधिकार आधारित अधिनियम को लाया गया जिसने 1987 के अधिनियम की जगह ली। अब जो ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति है, इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है हमारे यहाँ पर, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, आयुष्मान भारत है। इसके अंदर भी कई सारे ऐसे घटक हैं जो कि मानसिक विकारों की समस्या से डील करने में मदद करते हैं। और यहाँ पर देखो लिखा भी है, बी काइंड टू योर माइंड। अब जरा आंकड़े देखते हैं भारत के अंदर में मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में। भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर मानसिक अस्पतालों की हिस्सेदारी 0.01 है। तो आप समझ सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है। विश्व स्तर पर सामान्य अस्पतालों में मानसिक स्वास्थ्य इकाइयों के वितरण की अगर हम बात करें तो 2016 में भारत 114वें स्थान पर था। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर केवल 0.03% इकाइयों के साथ में। इसके अलावा अगर हम सुसाइड की बात करें तो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर दुनिया के अंदर में सुसाइड रेट था 10.6%। और जरा यहां पर देखिए, 2016 में भारत में ये प्रति 1 लाख की आबादी पर 16.3 थी, 16 में थी ये, ध्यान रखना। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में आपको क्या लगता है कि इसमें गिरावट हुई होगी या ये बढ़ी होगी? अंदेशा इस बात का है कि निश्चित रूप से ये बढ़ी होगी। अब इसमें एक और बड़ा गंभीर विषय है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में आत्महत्या की दर अधिक थी। लैंसेट में प्रकाशित हालिया रिपोर्टों से पता चला है कि भारत में 7 में से 1 व्यक्ति को 2017 में हल्के से लेकर गंभीर तक मानसिक विकार था और उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों में स्थिति बदतर थी। अब इसके कारणों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि विकास की प्रकृति को ना समझना, अंधाधुंध आधुनिकीकरण, शहरीकरण और कई सारे अन्य कारक यहाँ पर हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारे दक्षिणी राज्यों के अंदर में इस संदर्भ में जो स्थिति है वो थोड़ा सा अधिक खराब है। अगर हम आगे की राह की बात करें तो निश्चित रूप से क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए, संसाधनों में वृद्धि की जाए। यदि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ऐसे मानसिक रोगग्रस्त लोगों की समस्याओं को संवेदनशील ढंग से उठाए तो निश्चय ही समाज का उपेक्षावादी रवैया कमजोर होगा और संवेदनशीलता में वृद्धि होगी। मैंने इस टॉपिक पर चर्चा करने के पहले ही आप लोगों को यह बात बताई थी कि हमारे यहाँ पर मनोविकारों के संदर्भ में रवैया हमारा उपेक्षावादी है और लोग संवेदनशील नहीं है, चाहे मामला पुरुषों का हो चाहे मामला महिलाओं का हो। मैं अभी हालांकि बता के आपको आ रहा हूं कि पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में अधिक है। जीवन किसी का भी हो, जीवन तो जीवन है और वो महत्वपूर्ण है। और ऐसे में उपेक्षावादी रवैया और संवेदनहीनता इन समस्याओं को सिर्फ बढ़ाते हैं, घटाते नहीं हैं। तो लोगों को जागरूक करके इन मामलों में संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल राज्य सूची का विषय है और इसलिए इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य और केंद्र के मध्य उचित समन्वय की आवश्यकता है। इसके अलावा बजटीय आवंटन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि मनोविकारों के संदर्भ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बढ़ाया जा सके। अधिक से अधिक डॉक्टर्स, नर्सेस को तैयार किया जा सके ताकि वे मनोविकारों से निपट सके। ऐसे रोगियों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर सेवाएं मुहैया कराई जा सके और लोगों को इन समस्याओं से निकाला जा सके। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 6 से है। GS3 इकोनॉमी के साथ में इसको हम लोग जोड़ लेंगे और समाचार है एक अच्छा मानसून आने की संभावना व्यक्त की है IMD ने और निश्चित रूप से
कृषि जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर में एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, उसे निश्चित रूप से मदद मिलेगी। हमारी जो अर्थव्यवस्था है जिसके अंदर में कोविड-19 महामारी के कारण हम लोग लगातार गिरावट को देख रहे हैं, ये उसके लिए एक अच्छा संकेत है। और लेखक यहाँ पर बताते हैं कि लगातार तीसरे साल ऐसा हो रहा है कि आईएमडी ने, भारतीय मौसम विभाग ने इस बात की संभावना जताई है कि हम सामान्य से अधिक वर्षा प्राप्त करेंगे। अच्छा, आप लोग भी इस शब्द को बहुत सुनते होंगे, सामान्य से कम, सामान्य से अधिक। तो सामान्य का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर हम आईएमडी की परिभाषाओं की बात करें तो वो एलपीए को यूज करते हैं एवरेज के लिए, सामान्य के लिए। एलपीए मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज, और भारत के अंदर में ये 88 सेंटीमीटर रखा गया है। एलपीए का अर्थ यहाँ पर यह है कि जून से सितंबर माह के दौरान दर्ज की गई वर्षा की औसत मात्रा, जिसकी गणना 50 वर्ष की अवधि के दौरान की जाती है। इससे 10 सेंटीमीटर कम या ज्यादा की रेंज को यहाँ पर देखा जाता है। अब भारत के अंदर में ऐसे कई सारे राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित कृषि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नहरों का जाल इतनी बड़ी तादाद में हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर जो किसान होंगे इस बारिश से उनको लाभ होगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा का अंदाजा लगाया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में ठीक ठाक बारिश होने की वजह से जो हमारे यहाँ वाटर रिजर्वियर्स हैं, प्रमुख जलाशय हैं, उनमें जल भंडारण की स्थिति अच्छी है। लेकिन लेखक यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, अच्छी बारिश अच्छी खबर है, लेकिन कुछ समस्याएं भी होती हैं। अचानक बाढ़ आ सकती है, खास तौर पर अगर हम बात करें जो हमारे हिमालयी राज्य है, विशेष रूप से हम बात करते हैं उत्तराखंड की। इसके अलावा लैंडस्लाइड, जल जमाव के कारण कई प्रकार की बीमारियां भी फैल सकती हैं। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि इस साल मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर में नेगेटिव आईओडी जो है वो इतना मजबूत नहीं है, और इसकी वजह से पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने की संभावना है, और भारत के ऊपर में इसके दुष्प्रभाव कम से कम होंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आईओडी क्या होता है? दरअसल स्टूडेंट्स, आईओडी का मतलब हो गया इंडियन ओशन डाइपोल। समुद्री सतह के तापमान का एक अनियमित दोलन है। अब दोलन को तो आप समझ ही रहे होंगे, मतलब कि बदलाव, नियमित रूप से स्थिति में बदलाव, जैसे कि घड़ी के अंदर में होता है दोलन। पश्चिमी हिंद महासागर की सतह का तापमान पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में क्रमिक रूप से कम या अधिक होता रहता है, मतलब कि बदलाव होता रहता है उसकी स्थिति के अंदर में, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? दोलन। आप यहाँ पर मानचित्र में देख सकते हैं, हिंद महासागर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, अगर ये सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है तो इन क्षेत्रों में यहाँ पर अधिक बारिश देखने को मिलती है, और अगर ये वाला क्षेत्र सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है तो यहाँ पर कम बारिश देखने को मिलती है। अब ध्यान रखना आप लोग, इसी का उल्टा भी हो जाता है कि अगर ये वाला क्षेत्र ठंडा हो गया तो यहाँ बारिश कम हो जाएगी, और अगर ये वाला अधिक गर्म हो गया तो यहाँ पर बारिश अधिक हो जाएगी फिर। और निश्चित रूप से आप यहाँ पर देखो, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है बीच में। इंडियन ओशन डाइपोल का असर भारतीय मानसून के ऊपर में इसी रूप में हमें देखने को मिलता है। खास तौर पर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जब आईओडी नेगेटिव होता है और बहुत तेज नेगेटिव होता है, बड़ी तीव्रता के साथ में, तो फिर भारत के अंदर जो मानसून आता है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, और सामान्य से कम बारिश भारत में हमें देखने को मिलती है। और जब आईओडी ज्यादा मजबूत हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो हमारे यहाँ बारिश अधिक देखने को मिल जाती है। हालांकि ये काफी नया कॉन्सेप्ट है अभी, और इसके बारे में अभी अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा इसको सामने रखा गया था मुख्य रूप से कि भारतीय मानसून के ऊपर में इंडियन ओशन डाइपोल का भी असर पड़ता है। अब जरा अंत में आईएमडी की बात कर लेते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग की बात कर लेते हैं। 1875 में इसकी स्थापना की गई, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर में काम करता है। मुख्यालय कहां पर है इसका? न्यू दिल्ली के अंदर में। स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार पेज संख्या 7 से है, GS2 गवर्नेंस के साथ में इसको हम लोग जोड़ेंगे, और मुख्य रूप से यहाँ पर बात की गई है सीबीएसई कक्षा 12 की जो परीक्षा कैंसिल की गई है उसके क्या मानदंड अपनाए गए। जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी, उनके द्वारा इसको लिखा गया है, और उन्होंने इस बात को बताया कि ये निर्णय को करते वक्त हमने मुख्य रूप से करियर,
सुरक्षा और समानुभूति मतलब एम्पैथी को ध्यान में रखा। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र के करियर और जीवन में 12वीं की परीक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। करियर में हम छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कोई समझौता बिल्कुल नहीं कर सकते थे। परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से हम लगातार छात्रों के साथ में समानुभूति को दर्शाते रहते हैं कि उनकी समस्याओं का हमें अंदाजा है और उनको सुलझाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि प्राचीन भारत की जनपद व्यवस्था अर्थात वैदिक काल के अंदर से ही भारत में लोकतंत्र जो है वहां पर परामर्श के आधार पर निर्णय लेकर के इसको समृद्ध बनाया गया है और इस मामले में भी रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था, जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री भी शामिल थी। सही समय पर परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लेने से लाखों छात्र आने वाले शैक्षणिक सत्र में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में करियर के अवसर तलाश पाएंगे। इससे उन्हें पर्याप्त समय मिल जाएगा निर्णय लेने के लिए। इस बात को भी यहाँ बताया गया है कि जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें पर्याप्त अवसर मुहैया कराए जाएंगे। इसके साथ साथ में कक्षा 12 का जो रिजल्ट है उसको टाइम बाउंड तरीके से दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ मानदंड तैयार किए जाएंगे बच्चों की मेरिट को तय करते वक्त, ताकि किसी विद्यार्थी के साथ में अन्याय ना होने पाए। हमारा अगला समाचार है स्टूडेंट्स पेज संख्या 1 और 8 से GS2 गवर्नेंस के साथ में इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। मुख्य रूप से गवर्नमेंट विल रिवर्ट टू सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन्स। कल प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया और उसके अंदर में उन्होंने कुछ बिंदु हमारे सामने रखे जिनको हमें ध्यान में देना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि 2014 में जब वो सत्ता में आए तो भारत में जो वैक्सीन कवरेज की स्थिति थी, सार्वभौमिक टीकाकरण के माध्यम से वो लगभग 60% के आसपास थी और ऐसे में उन्होंने मिशन इंद्रधनुष को लागू किया और इसके माध्यम से टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाया गया, तेज किया गया। हमारे सामने ये आंकड़ा भी आया कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां पर 10.2% ऐसे लोग हैं जो कि पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं। तमिलनाडु के अंदर में ये आंकड़ा अगर हम यहाँ पर देखें तो 3.6% के आसपास है और निश्चित रूप से इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को और तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर पिछले कुछ दिनों जो केंद्र सरकार रही उसने राज्यों को काफी स्वायत्तता दी वैक्सीन खरीदने के संदर्भ में, लेकिन वहां पर राज्यों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में कई सारे सुझाव केंद्र के पास में गए और उन्होंने इस बात को डिसाइड किया कि अब फिर से हम पुरानी वाली पॉलिसी के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे और 75% वैक्सीन केंद्र खरीदेगा और वो राज्यों को मुफ्त में मुहैया करवाए जाएंगे। करीब 25% वैक्सीन राज्य खुद भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा निजी संस्थान भी वैक्सीन निर्माता से एक निश्चित मात्रा में, जिसे सरकार के द्वारा तय किया गया है, उसमें वैक्सीन खरीद सकते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी वैक्सीन अवेलेबल करवा सकते हैं लोगों को। और इसमें एक कैपिंग कर दी गई है कि 150 रुपीज पर डोज मैक्सिमम एज ए सर्विस चार्ज। इस बात को भी इस भाषण में उठाया गया। अब से पहले वैक्सीन का निर्माण विदेशों में होता था, भारत में आने में समय लग जाता था, लेकिन वर्तमान महामारी के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा शोध कार्यों को बढ़ावा दिया गया। सरकार द्वारा कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो सहायता मुहैया करवाई गई, उसकी वजह से आज भारत के अंदर में 2 वैक्सीनों का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा कुछ और वैक्सीन भी तैयार किए जा रहे हैं जो भविष्य में हमारे सामने आ सकते हैं। बच्चों के लिए भी वैक्सीनों का ट्रायल चल रहा है ताकि निकट भविष्य में बच्चों को भी वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा नेसल वैक्सीन, नाक द्वारा जो वैक्सीन दी जाएगी, उसके ऊपर भी शोध कार्य को तेजी के साथ में बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर इस बात को हमारे सामने रखने का प्रयास किया गया कि भारत के अंदर में शोध और नवाचार उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके मामले में जो हमारी स्थिति है वो थोड़ी बेहतर हुई है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा अगला समाचार है पेज संख्या 7 से GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से इसको हम जोड़ेंगे।
और यहां पर दरअसल चीन का वही पुराना रवैया हमारे सामने आया है, क्वाड का विरोध करते हुए। कुछ न्यूज आई थी कि बांग्लादेश शायद क्वाड में शामिल हो सकता है। तो चीन के राजदूत हैं बांग्लादेश के अंदर में, उन्होंने कहा अगर बांग्लादेश क्वाड में शामिल हुआ तो बांग्लादेश को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। चीन के राजदूतों की, उनके राजनयिकों की ये जो आक्रामक कूटनीति है उसको एक्सपर्ट्स नाम देते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, जो कि कोरोना काल में अधिक देखने को मिल रही है। खासतौर पर तब से जब अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहना शुरू किया था। अब यहां पर जब चीन के राजदूत के द्वारा इस बात को कह दिया गया तो बांग्लादेश की तरफ से भी इसकी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने चीन के राजदूत को संदेश दिया कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है जिसके आंतरिक मामलों के अंदर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। बांग्लादेश ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि आपको बोलने का अधिकार है, हम आपकी बात को सुनेंगे भी। एक संप्रभु देश होने के नाते हम अपने निर्णय लेने में आजाद हैं। दरअसल यहां पर लेखक इस बात को हमारे सामने उठाते हैं कि जैसे जैसे क्वाड मजबूत हो रहा है वैसे वैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर में, दक्षिणी एशिया के अंदर में चीन अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और अपने प्रभाव को खुलकर दिखा भी रहा है कि हमारी स्थिति इन क्षेत्रों में कितनी मजबूत है। लेखक यहां पर कहते हैं हालांकि चीन की अधिक प्रतिक्रिया को देखने के लिए और इसके बदले में क्वाड क्या रिस्पॉन्स करेगा इसको देखने के लिए हमें अभी भविष्य का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब तक जो संकेत हैं वो प्रबल हैं कि जैसे जैसे क्वाड मोमेंटम गेन करेगा, जैसे जैसे ये मजबूत होगा, वैसे वैसे चीन का प्रतिक्रियावादी रवैया भी मजबूत होने वाला है। अब यहां पर भारत के लिए एक चैलेंज आएगा। भारत के लिए चैलेंज यूं आएगा क्योंकि भारत क्वाड का एक मेंबर है और चीन के साथ में हम रूस को भी खड़ा हुआ पाते हैं और रूस कई मंचों से क्वाड को मिनी नाटो की संज्ञा दे चुका है कि ये क्वाड जो है एक प्रकार का सैनिक गठबंधन है, यह मानना है चीन का और रूस का। तो अब भारत को यहां पर विशेष रूप से रूस को यह बात समझानी पड़ेगी कि यह मिनी नाटो नहीं है, यह एक सैन्य गठबंधन नहीं है और क्वाड का जो मुख्य उद्देश्य है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर में समावेशी विकास को आगे बढ़ाना है, किसी एक देश के प्रभाव को बढ़ने से रोकना है। स्टूडेंट्स, अब जरा बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्नों की। और पहला प्रश्न है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति व मनोरोगों के कारणों का उल्लेख करते हुए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख कीजिए। 250 शब्द 15 अंक। उत्तर की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो भूमिका में सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य का परिचय दीजिएगा। मुख्य भाग के अंदर में मानसिक स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति, मनोविकार के कारण, भारत की वैश्विक स्थिति क्या है और सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं जो कि मैंने अभी आपको आर्टिकल की चर्चा करते वक्त बताए थे, उनको लिखेंगे। इसके बाद अंत में आप लोग जो स्वास्थ्य का विषय है और केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का जो बंटवारा है उसको यहाँ पर लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे बजटीय आवंटन के साथ में कि बिना केंद्र और राज्य के साझा प्रयास के हम इस दिशा में कोई बहुत बड़ी प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर में संक्रमण कम करने के लिए डॉट्स रणनीति का प्रयोग कितना लाभदायक हो सकता है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द 10 अंक। भूमिका में सबसे पहले तीसरी लहर में जब संक्रमण आएगा तो विशेषज्ञ लगातार ये बता रहे हैं कि बच्चों के अधिक संक्रमित होने की आशंका है। मुख्य भाग के अंदर में प्रजनन संख्या का आप परिचय देंगे। प्रजनन संख्या जो है वो डिपेंड करती है डॉट्स के ऊपर में। अब डॉट्स के अंदर जो 4 बिंदु हैं उनका परिचय देंगे, उन्हें किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, इसके अलावा कौन कौन सी चुनौतियां हैं हमारे सामने। डॉट्स की रणनीति को लागू करने के लिए हमें पर्याप्त आंकड़े चाहिए होंगे। आंकड़ों को एकत्र करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और आंकड़ों की इसी कमी को निष्कर्ष तक आप लेकर के जाएंगे और यहां पर अधिक शोध की जरूरत को जरूर इंगित करेंगे और इस तरह से आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो जाएंगे।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वन लाइनर नोट्स को बनाते रहिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने हाईलाइट करना भी शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।